सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज पंच और मैं हूं जवाद कमाल। नाज़रीन, दुनिया के अमन को गालिबन किसी की नजर लग गई है। बहुत ज्यादा बैकग्राउंड में तो मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर पिछले 25 साल की बात करूं तो अमेरिका अफगानिस्तान, अमेरिका इराक, उसके बाद में आर्मेनिया अजरबैजान, रशिया यूक्रेन, इसराइल हमास, इसराइल लबनान, पाक भारत और अब एक बार फिर से इसराइल और ईरान के दरमियान एक जंग बाकायदा तौर पर शुरू हो गई है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो दो लोग इस वक्त दुनिया में ऐसे हैं जो दुनिया का जो बैलेंस है उसको ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। एक नरेंद्र मोदी और दूसरे नेतन्याहू। मिडिल ईस्ट की सूरत हाल को ख़राब करना चाहते हैं और उसके नक्शे को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, निहत्तों को वहाँ पर निशाना बना रहे हैं, जबकि जनूबी एशिया के आमन के दर पे है नरेंद्र मोदी को तो खैर पाकिस्तान ने ऐसा जवाब दे दिया है कि अब वो अगले कई सालों तक खामोश रहेगा, अपनी नस्लों को बताएगा कि जो वो चाहता था वैसा नहीं हो सका। लेकिन नेतन्याहू की जो पेशकदमी है वो क्या दुनिया को एक और जंग के धाने पर, क्योंकि मुबस्सिरीन यही कह रहे हैं कि दूसरी जंग अजीम के बाद जितना इस वक्त डिप्रेशन है दुनिया के अंदर और जितना दुनिया के अमन को खतरा है वो एक और जंग की तरफ हम क्या जा रहे हैं, इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। और क्या ये जंग मजीद फैलेगी और नेतन्याहू का ओवर कॉन्फिडेंट क्या उसे वाकई में इस बार ले डूबेगा। और जो कुछ ईरान के अंदर अभी हुआ है, ईरान को मालूम था, IAEA की जानिब से मुसलसल बावर कराया जा रहा था। हमने कल देखा जब नेतन्याहू ने अमेरिका से इजाज़त ली ईरान पर हमले की और इस बात को बिल्कुल वाज़ेह कर दिया गया था कि अब किसी भी वक्त ईरान और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा। उसके बावजूद ईरान के आर्मी चीफ, पासदारान इनकलाब के सरबराह, 6 अहम तरीन साइंटिस्ट का निशाना बनाया जाना, क्या ये सब महज इत्तेफाक है, सिक्योरिटी फेलियर है, या अंदर से ही कोई अपने ही है जो छुरा हाथ में लेकर मौजूद थे ईरान के अंदर, जिन्होंने मुखबरी की और बताया गया कि यहाँ पर हमारे अहम तरीन लोग मौजूद हैं। बहरहाल इसराइल ने एक तारुण इस तमाम तर सूरत हाल में दोहरा दी, वो ये थी निहत्तों को निशाना बनाना। जो इसराइल की जानिब से तेहरान के अंदर आम शहरियों को निशाना बनाया गया, जिसमें बच्चे भी शहीद हुए हैं। तबरेज़ में एयरपोर्ट पर हमला किया गया, वहाँ पर तो किसी किस्म के कोई इंटेलिजेंस के लोग या फिर साइंटिस्ट मौजूद नहीं थे। अब बहरहाल ये जंग क्या आगे फैलता देख रहे हैं, अपने तज्जियाकारों से इस पर बात करेंगे। मेहमानों का तारुफ करवाता चलूँ, हमें ज्वाइन किया सीनियर तज्जियाकार सहाफ़ी अच्छा मुल्क साहब, तहरीक जवानान पाकिस्तान के सरबराह अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे शो में मौजूद हैं, और हमें ज्वाइन करेंगे हामिद खान अल मशरक़ी साहब और जायशा शिराजी साहब भी हमारे साथ शो में मौजूद होंगे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। आप जंग को फैलता हुआ देख रहे हैं, जिस तरीके से पेशकदमी आगे बढ़ रही है नेतन्याहू की, गजा के बाद लबनान और फिर अब ईरान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, पहली बात यह है कि ये जंग तो फैलेगी, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, और अगर ये वक्ती तौर पे थमती भी है तो फिर इसके नताइज जो है वो तो खतरनाक निकलेंगे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मुझे कोई इसके अंदर उबाम नहीं है। और आप ही के प्रोग्राम में मैंने कहा था, जब आपको याद होगा, कि जब हमला किया था इन्होंने इसराइल के ऊपर 7 अक्टूबर 2023 को, तो हमास की जानिब से जब ये हमला किया गया तो मैंने उस टाइम पे कहा कि ये खित्ते के अंदर जंग जो है ये फैल जाएगी और पूरे खित्ते को लपेट में ले लेगी। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इसराइल जो है उसके अज़ाइम बड़े ख़तरनाक हैं। वो ये चाहता है कि ग्रेटर इसराइल के ऊपर उसके नक्शे के अंदर रंग भरे और दजला से फरात तक का इलाका जो है वो अपना दिखाता है, और हद ये है कि मदीना मुनव्वरा का भी कुछ इलाका वो अपने ग्रेटर इसराइल का हिस्सा बताता है। दूसरी जानिब जो है वो आप पाकिस्तान को देख लें, क्योंकि अगर उसको ईरान से ख़तरा था तो फिर अगर न्यूक्लियर ईरान से ख़तरा है तो न्यूक्लियर पाकिस्तान से क्यों नहीं। इसलिए उनका अगला हदफ जो है वो पाकिस्तान होगा। माजी के अंदर 4-5 दफ़ा उन्होंने ये कोशिश की कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासों के ऊपर हमला करें, और 1987 के अंदर उन्होंने जहाज जो थे वो श्रीनगर एयरपोर्ट के ऊपर जा पहुंचे थे, पाकिस्तान के कहूटा के ऊपर हमला
करने के लिए। ये तो वो है जो तारीख। अब उन्होंने जो हालिया 3 महीने पहले नेतन्याहू ने बयान दिया, उसने कहा कि मुझे तेहरान से और इस्लामाबाद से खतरा है और मेरे लिए जो है 2 मुल्क जो हैं वो खतरनाक हैं, जिनके जाहिर है जो कि ईरान के स्ट्रेटेजिक और उनके जो इंटरेस्ट हैं, डिफेंस इंटरेस्ट हैं, उनके वो खिलाफ हैं। एक उन्होंने ईरान को गर्दाना, एक पाकिस्तान को गर्दाना। और अभी हालिया हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने अपनी एक तकरीर के अंदर कहा कि पाकिस्तान हम वक्त 2 ममालिक से जो है वो हालत जंग में था, एक भारत था और दूसरा इसराइल था। इससे क्या मतलब निकल रहा है? क्या ईरान को फतह करने के बाद वो ठहर जाएगा? ऐसी बात नहीं है। पहली बात यह है कि ईरान एक मजबूत मुल्क है और जो लोग ये समझ रहे हैं कि ईरान के अंदर सलाहियत नहीं है जवाबी कार्रवाई की, वो गलत समझ रहे हैं। ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा जो भी उसके पास होगा। हाँ, उस जवाबी कार्रवाई के बाद जवाद कमाल साहब, अगर इसराइल ने रिटेलिएट किया तो फिर यकीन माने कि ये डर्टी बॉम्ब तक जाके बात पहुंच जाएगी और खुदा न खास्ता न्यूक्लियर जंग जो है, हम एक तीसरी जंग के अंदर जो है वो आलमी जंग में जाके झुलस जाएंगे। इससे देखें आप, पहली बात यह है कि इस टाइम पे इसमें कोई शक नहीं है कि ईरानियन एयरफोर्स जो है और उनका जो ज़मीनी ग्राउंड सिस्टम है डिफेंस का, वो इतना मेरे ख्याल में अफेक्टिव नज़र नहीं आया। इस सूरत के अंदर जो है फिर मामलात किस तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, तो इससे तो बड़ा वाज़े नज़र आ रहा है कि जो खित्ते में जंग है वो फैलती जा रही है और इसके अंदर पाकिस्तान को जो है वो शकिन कर लिया जाएगा। और दूसरी जानिब जो है वो आप देखें कि उनके आपने 2 तो पासदारान इनकलाब के चीफ का नाम बताया, आर्मी चीफ का नाम बताया, इसके अलावा भी उनके जो ख़ातमुल अंबिया ब्रिगेड जो है, जो कि वहाँ ब्रिगेड कहते हैं लेकिन उसका जनरल ऑफिसर होता है, उनको शहीद किया गया। उनके इंटेलिजेंस चीफ और कुछ जो फोर्सेस के कमांडर हैं, इस्माइल कानी, जो कि कासिम सुलेमानी के बाद जो है उनको मसनद इक़्तिदार पे बिठाया गया था, वो भी उनको शहीद कर दिया गया और 6 एटमी साइंसदान उनके हो गए। लेकिन इसमें एक अहम बात है जवाद साहब, आखिरी बात यह है कि इसमें सबसे अहम बात यह है कि कोई घर का भेदी है जो लंका ढा रहा है। ये काम बगैर मिली भगत के नहीं हो सकता। एग्जैक्टली, कमरों तक मिसाइल का पहुंचना इतना आसान नहीं है। हामिद खान अल मशरकी साहब, आप क्या समझते हैं, ये जो नेतन्याहू का जंगी जुनून है या ओवर कॉन्फिडेंट है, ये अब्दुल्ला हमीद गुल साहब इशारा किया कि वो आगे भी बढ़ेगा और नेतन्याहू ने बाकायदा तौर पर कहा है कि इस्लामी ममालिक के पास जौहरी टेक्नोलॉजी उसे बर्दाश्त नहीं है और नहीं होनी चाहिए, और यकीनी तौर पर पाकिस्तान भी एक जौहरी तवानाई का हामिल मुल्क है और जिम्मेदार मुल्क है। तो आप क्या समझते हैं, फैलता हुआ देख रहे हैं इस जंग को? जवाब देखिए, बात यह है कि इसराइल के जो अज़ाइम हैं वो तो बड़े वाज़े हैं पूरी दुनिया के ऊपर और पूरी मुस्लिम दुनिया को भी पता है। बदकिस्मती की बात यह है कि असल में ये खाली इसराइली अज़ाइम नहीं, ये अमेरिका की पुष्ट पनाही के बगैर नामुमकिन है और अमेरिका की पुष्ट पनाही के साथ साथ उसको यूरोप और मगरबी दुनिया की भी खामोश हमायत हासिल होती है। चाहे वो दुनिया को दिखाने के लिए उसके ऊपर कोई बात करें या उसकी कोई मजम्मत करें, लेकिन हकीकत ये है कि यहूदी और जो सहूनी ताकतें हैं उनके पीछे खड़ा है अमेरिका और यूरोप। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान, बिल्कुल पाकिस्तान तो देखिए इसराइल की आंख को उस वक्त से खटक रहा है जब से जो है वो कायदे आज़म ने भी कहा कि वो जो इसराइल जो है वो इनकी नाजायज औलाद है। यानी मतलब हमारा एक ना सिर्फ नजरियाती, ना सिर्फ हमारा मजहबी, बल्कि हमारा हर अंदाज से एक टकराव तो बनता है। लेकिन बात यह कि हम उस चीज के हक में हैं, हम ये समझते हैं कि इसराइल जिस अंदाज में ईरान पर चढ़ाई कर रहा है, आगे चलकर सूरत हाल बड़ी खतरनाक होगी। मैंने कल भी एक जगह पे कहा कि सूरत हाल इस तरह होना है कि देखिए रूस और चाइना ने इवेंचुअली ईरान का साथ देना है और रूस और चाइना के साथ पाकिस्तान भी उसी ग्रुप में जाएगा, बल्कि और जो तकोन है वो इंडिया, इसराइल और अमेरिका और यूरोप की अलहदा से होती नजर आ रही है। थोड़ा सा ज्यादा आगे का नक्शा खींच दिया हमें साहब आपने। आपको लग रहा है कि वर्ल्ड वॉर की तरफ बात जा रही है? देखिए डेफिनेटली अगर यूरोप ये समझता है कि उसने यूक्रेन की जंग में उलझा कर रूस को कहीं से कमजोर कर लिया तो ये रूस की खाम ख्याली है। मैं दुनिया की खाम ख्याली है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि इसराइल ने ये इंतहाई मिसकैलकुलेटेड अटैक किया है। ये वही मिसकैलकुलेशन है जो इंडिया ने 6 मई को की। यानी कि इनको अंदाजा नहीं है कि अब मुस्लिम दुनिया जो है वो इंशाल्लाह पूरा रिएक्ट करेगी और पाकिस्तान के 10 मई का जो जवाबी हमला और जो जंग की कामयाबी है वो ईरान और मुस्लिम दुनिया को भी हौसला देगी कि हम अब दुश्मन के मुकाबले में भरपूर वार कर सकते हैं, जवाबी हमला कर सकते हैं। और एक चीज आपको बताऊं कि बिल्कुल जंग तो फैलती हुई नजर आ रही है, लेकिन इसके अंदर जो सबसे अहम किरदार जो आइंदा आने वाले दिनों में देखना होगा वो ये है कि क्या
अमेरिका जो है वो अब अमली तौर पर भी हिस्सा लेता है या नहीं, क्योंकि अभी जरूरत पड़ी तो हम इसराइल के लिए आगे बढ़कर आएंगे, और जहां पर ये जरूरत पड़ी का जुमला इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब ये है कि वो अब इस जंग में कूदने को तैयार है। और अगर अमेरिका इस जंग में कूदता है तो इसराइल के लिए तो शायद थोड़ी सी उसको हमायत नजर आएगी, लाजमी बात है। हिमायत तो खैर है, कल इन्फॉर्म कर दिया गया था, लेकिन नहीं अमली तौर पर, लेकिन रूस और चीन जो हैं वो भी बीच में आएंगे, और फिर तुर्की और सऊदी अरब की तरफ से बेहतर बयान आया है कि ये जो रूस और चीन का स्टेटमेंट है ये थोड़ा सा कबल वक्त लग रहा है मुझे। एहशाम साहब की तरफ आया था। एहशाम साहब, आपको लगता है रशिया और चाइना, एहशाम साहब से भी इस पर बात करेंगे, अब्दुल्ला बिन गुल साहब आपकी तरफ वापस आना चाहूंगा, आपको लगता है रशिया और चाइना इन्वॉल्व हो जाएंगे इतनी जल्दी इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर? देखें जवाद कमाल साहब, रशिया और चाइना बिल्कुल वो रिस्ट्रेंट शो करेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने करना होता, आप देख लें यूक्रेन वॉर के अंदर जो है वो रशिया का स्टांस आपको बड़ा वाज़े नज़र आ रहा है, जिस तरीके से उनके ऊपर हमले किए गए और 5 मुख्तलिफ टाइम जोन्स के अंदर हमला किया गया रशिया के ऊपर, और उनके जहाज़ों को, इंतहाई अहम बमबार जहाज़ों को और A5 जहाज़ों को निशाना बनाया गया। लेकिन जो रशिया का एक्सपेक्टेड रिटेलिएशन थी वो नहीं नजर आया। दूसरी जानिब जो है गजा के हवाले से हम ये सोच रहे थे कि अब रूस और चीन जो है वो दरमियान में कूद पड़ेंगे। गो के इस टाइम पे रूस का, चीन का और नॉर्थ कोरिया का एक बहुत करीबी गठजोड़ है ईरान के साथ, लेकिन देखना यह है कि ये किस हद तक जाते हैं। पहली तो बात है, जाहिर है वो ईरान की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को समझने की कोशिश करेंगे। खास तौर पे मेरे ख्याल में ईरान के हवाले से एक बात बड़ी अहम है, और वो ये है कि पहले तो दुनिया देखेगी ईरान के पास, जो कि देखे ना पाकिस्तान के हवाले से जब जंग हुई तो पाकिस्तान का पता चला कि हम कितने पानी में मौजूद हैं। लेकिन अगर जो ईरान का जो जवाबी कार्रवाई है अगर वो कमज़ोर रही तो फिर मेरे ख्याल में लोग जो है वो कूदेंगे नहीं, क्योंकि चाइना जो है कभी भी आपके वो बूट्स ऑन ग्राउंड जो है वो नहीं करेगा, क्योंकि राइज पीसफुली उनका स्लोगन है। जवाबी कार्रवाई के हवाले से बिल्कुल अब्दुल्ला साहब, जवाबी कार्रवाई आप फौरी तौर पर होती देख रहे हैं, क्योंकि ईरान को जितना डैमेज किया है इस पहले हमले ने, आर्मी चीफ और पासदारान इनकलाब और फिर 6 बड़े एटमी साइंटिस्ट की सूरत में उनको लॉस हुआ है, तो वो थोड़ा सा वक्त लेंगे या फिर फौरी तौर पर ईरान रिटेलिएट करेगा? देखें इस टाइम पे जवाद कमाल साहब, उनके यहाँ पहले ही जबरदस्त किस्म का जो है वो हंगामे शुरू हो गए हैं। लोग कह रहे हैं फौरी जवाब दो, लेकिन पाकिस्तान ने 2 दिन के बाद जवाब दिया था, ताकि पाकिस्तान रिस्ट्रेंट शो कर रहा था। अभी देखें ना, अपनी मर्जी का टारगेट क्या, आपके क्या ख्याल है? ईरान ने तैयारी नहीं की होगी कि उनके ऊपर हमला होगा, तो वो क्या टारगेट जो है उनके सिलेक्टेड होंगे? बिल्कुल होंगे। उनकी इंटेलिजेंस जो है वो भी इसराइल के हवाले से बड़ी खूबी वाकिफ है, और तीसरी जानिब जो है उनके पास इतने अरसे से जो दिफाई सहूलत वो हासिल कर रहे थे जी बिल्कुल, वो भी तो उनके पास मौजूद है। ये तो आपने तैयारी की बात की ना, इन तैयारियों को लेकर मैं एहशाम साहब की तरफ आना चाहूंगा। एहशाम साहब, अब्दुल्ला साहब भी कह रहे हैं कि ईरान ने तैयारी यकीनी तौर पर की होगी। पूरी दुनिया में पिछले 3 दिन से ये चल रहा था कि अब नहीं तो कल इजराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट है जो शुरू हो जाएगा। इजराइल यकीनी तौर पर कोई ना कोई एडवेंचर करने की कोशिश करेगा, और उसने किया। कि ये कैसी तैयारी थी एहशाम साहब कि आर्मी चीफ, पासदारान इनकलाब के सरबराह, 6 बड़े एटमी साइंटिस्ट, क्या कहीं सिक्योरिटी फेलियर था, टेक वॉर में पीछे रहे, या फिर किसी घर के बेदी ने लंका ढाई है? देखिए जवाब, जहाँ पे लम्हा फ़िक्रिया है, सोल सर्चिंग का वक्त है ईरान के लिए, मुस्लिम उम्मा के लिए, वहाँ पे ये भी एक सवाल बहुत ज़्यादा है, सब हल्कों में लिया जा रहा है कि ईरान क्या कर सकता है। देखिए ना, अब विदाउट मिंसिंग वर्ड, विदाउट बीइंग इमोशनल, हमें दयानतदारी से बात करनी होगी। ये देखें क्या कर सकता है। अभी आप 100 के करीब रॉकेट तो इन्होंने मारे हैं, ड्रोन, इसके बाद मिसाइल हैं, फिर रॉकेट मार लेंगे, क्या हो जाएगा? जितनी दूर वहाँ से 1400-1500 किलोमीटर का फासला है, बड़ा मुश्किल है। और इजराइल ने दावा किया है कि सारे के सारे ड्रोन उन्होंने गिरा दिए उनको, बीच में जॉर्डन की तरफ से जो गए कुछ जॉर्डन ने गिरा दिए। अब सवाल एक ही है, और सबसे अहम सवाल ये है कि क्या इस वक्त जो अमेरिका अपना इजराइल की सलाहियत है वो इतनी बढ़ गई है कि जिसको चाहे जिस वक्त कुछ करके दिखाए वो कर सकता है? ईरान के कॉन्टेक्स्ट में तो डेफिनेटली यस है, मैं वाज़े तौर पे कहूँगा। उसकी वजह एक बड़ी वजह है। देखिए 10 दिन से बात हो रही थी जवाब कि हमला करने जा रहा है, वो सबको पता था हमला होने वाला है, लेकिन आप देख लें कि किसी को पता ही नहीं लगा कि कितना बड़ा हमला कर दिया। 200 जहाज़
आए, उसके बाद हमला करके चले गए, तबाही फेर के चले गए। प्लस यही कहा जा रहा है कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो यूक्रेन स्टाइल काम भी हुआ है कि कुछ ड्रोन उन्होंने अंदर भिजवाए हैं वहाँ से ही। लेकिन ना वहाँ पे जो लोगों के बारे में बातें आ रही हैं वो बातें भी बड़ा वाज़ेह तौर पे जवाब बता रही हैं कि लोग भी शायद मेरा ख्याल है अंदर से कुछ इजराइल के साथ मिले हुए हैं। मुझे तो 2017-18 की बात याद आती है कि जब वो सारे न्यूक्लियर डॉक्यूमेंट इजराइल यहाँ से लेके चला गया था, और इससे पहले आपने देखा 2010 में उन्होंने किस तरह ईरानियों को पैसा खिला के उनके टॉप साइंसदान को एक तेहरान की सड़क पे मार दिया था लेकिन सवाल इस वक्त अब ये भी साथ साथ ये है कि भी क्या जो हम कहते हैं कि मिडिल लेवल की तो आप छोड़ दें कि लो लेवल की भी टेक्नोलॉजी है ईरान के पास जवाब देने के लिए, आई एम अफ्रेड वो नहीं है। अभी देखें, अब ये सोचना पड़ेगा ईरान को कि वो तना खड़ा है तो क्यों खड़ा है। अभी जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बात की है, 60 दिन का टाइम दिया है, आज उन्होंने अपनी काबीना की मीटिंग की है, कल नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कमेटी की मीटिंग उन्होंने बुलाई है। उनको तो एक मौका चाहिए, जहाँ पे आप थोड़ा सा वेवर करेंगे, गलती करेंगे तो आपका हमला करेंगे आप पे और आपको रजीम चेंज की तरफ लेके जाएँ। एक बड़े अरसे से हो रहा है, तो मेरा ख्याल है ये बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरी जो मुझे लगता है, जो मुझे कोई इम्कान आपको नजर आ रहा है रजीम चेंज का? कह रहे हैं कि जी आपने जिक्र किया साहब रजीम चेंज का, इसके इम्कानात हैं की बुनियाद पे जो टीम लीडर का लॉयल है उसको चीफ बनाया जाता है, हेड बनाया जाता है। जी शाम साहब, रजीम चेंज का आपने जिक्र किया जी। मिलिट्री लेवल पे वो कहते हैं कॉम्पिटेंसी को नहीं देखा जाता, और यही वजह है नतीजतन वहाँ पे बड़ी आर्मी के अंदर फ्रस्ट्रेशन है कि इसका जवाब हम कैसे दें। और बाकी ये है कि आप दुनिया देख लेगी, मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त ईरान की कोई भी सलाहियत ऐसी है किसी तरह की कि इसको रोक सकता है। मैं ज़ाती तौर पे कहूँगा कि उन्हें फौरी तौर पे सोचना चाहिए कि हमें क्या करने की ज़रूरत है। अगर वो बात हो रही है, वैसे तो मेरा ख्याल है अमेरिका को सोचना चाहिए था, छठा राउंड ओमान में होना था अभी इतवार वाले दिन, उससे पहले ये जो बातचीत डायरेक्ट अमेरिका की और ईरान की हो रही है उसको मौका देख लेते। लेकिन बात यह है वो तो आपके दुश्मन है, आपने दुश्मन उनको बनाया हुआ है। वो आप कहते हैं कि जी वाशिंगटन और हम जनाब न्यूयॉर्क पे भी मार सकते हैं, तो नतीजतन वो भी आपके खिलाफ सब कुछ करेंगे। तो बात यह है कि इस वक्त मेरा ख्याल है मुस्लिम उम्मा अरब लीग तो सोचेंगे सिवाय कंडमनेशन के। चले इस पर मैं अच्छा साहब आपसे आगे चलकर बात करूंगा कि जो खास तौर पर अरब ममालिक हैं वो इस मामले पर क्या सोच रहे हैं और क्या करेंगे आगे चलकर और क्या कर सकते हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब और हामिद खान मशरकी साहब, आप दोनों की तरफ एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ये कि ईरान कम अज़ कम गज़ा, बगदाद या काबुल तो नहीं है, रिटालिएट तो वहाँ से अच्छा तगड़ा होगा और उस तरीके से उन्हें मलियामेट भी नहीं किया जा सकता या फतह भी नहीं किया जा सकता जिस तरीके से गज़ा, बगदाद या काबुल का हाल किया है। तो क्या लग रहा है आपको, ईरान सिफारती सतह पर, मेरी आज ईरान में जर्नलिस्ट से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि हम सिफारती मामलात को लेकर आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन उन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया था। हसाम मुहाजिर थे ईरान के जर्नलिस्ट, उन्होंने कह दिया था कि पहले अब हम रिटेलिएट करेंगे और अब हमें कोई नहीं रोक सकता एटमी ताकत बनने से, उसके बाद में फिर देखेंगे किससे बात करनी है या नहीं करनी। अब्दुल्ला साहब पहले आप बताइए। जी 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 अब्दुल्ला साहब। देखिए, बात यह है कि जिस तरीके से आपने कहा रिटेलिएट करेंगे, न्यूक्लियर पावर के मुतालिक तो IAEA कह चुका है कि गालिबन ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। और दूसरी बात यह है कि कभी भी हथियारों में कमजोरी नहीं हुआ करती, इरादों में कमजोरी हुआ करती है। इरादा अगर मजबूत कर ले तो मेरे ख्याल में ईरान एक मजबूत मुल्क है। एहतशाम साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, उनकी एयरफोर्स जो है वो बिल्कुल नाकिस रही, ये बात दुरुस्त है। लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल के ऊपर वॉरहेड कौन सा लगता है ये वक्त बताएगा। दूसरी जानिब जो है वो ये एक कौम है जो रेवोल्यूशन की पैदावार है, और रेवोल्यूशन के अंदर आपको पता है एग्रेशन होता है। ये बात भी दुरुस्त है कि तकरीबन 90% जो ईरान की प्रॉक्सीज थी खित्ते के अंदर उनको न्यूट्रलाइज किया जा चुका है। लेकिन क्या ईरान को ये सारी चीजें मालूम नहीं थी? इसका मतलब है कि एक तरफ बेंजामिन नेतन्याहू, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ये बात नहीं सुन रहे अमेरिका की। इसका मतलब है कि अमेरिका की जो अमन की ख्वाहिश थी, जो मस्कत में संडे को डायलॉग होना था, जो अब मेरे ख्याल में इट स्टैंड जेपरडाइज्ड टुडे, वो इसी वजह से, क्योंकि उन्होंने कहा कि इससे पहले कि कोई ईरान का मामला हो, ये पूरा जो मशरिक वस्ता का रीजन है उसके अंदर ये थानेदार बनना चाहता है, ये यहाँ की सुपर पावर बनना चाहता है, और ये रुकेगा नहीं। ये पाकिस्तान के ऊपर आएगा और ये पाकिस्तान को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। ये मैं आपको बिल्कुल हतमी बात बता रहा हूँ। ये उसकी आखिरी भूल होगी यकीनी तौर पर। हामिद खान अल-मशरकी साहब, आप क्या समझते हैं, ईरान देर या बदीर यकीनी तौर पर एक बड़ा रिटेलिएट तो करेगा ही करेगा, क्योंकि ईरान गज़ा, काबुल या बगदाद नहीं है।
जी जी, जवाब जोग्राफियाई तौर पर जो उसका 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस है इसराइल के साथ, वो उसको जवाब देने की सलाहियत को कमजोर कर देता है। लेकिन वहीं पर आपको पता होगा कि बहुत कंफर्म रिपोर्ट्स थी कि जुलाई में ये पूरा प्लान कर चुके हैं कि हर हालत में इन्होंने जो है वो न्यूक्लियर जो टेस्ट है वो ठीक है। अब जब न्यूक्लियर टेस्ट की बात आती है तो न्यूक्लियर टेस्ट करने की बात आती है, और ईरान के पास ये मुकम्मल इतलात के मुताबिक मुकम्मल सलाहियत है कि अब वो कोई ना कोई बड़ा न्यूक्लियर टेस्ट कर सकते हैं। और इसका इजहार हसाम मुहाजिर जो है ईरान के सीनियर जर्नलिस्ट, मेरी आपसे बात हुई, उनके अपने घर के बाद मिसाइल अटैक हुआ है, वो कह रहे हैं पहले अब हम न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसके बाद रिटेलिएट होगा। जवाब मैंने कल ये बड़ा वाज़ेह एक प्रोग्राम में कहा, 1 माह पहले भी कह चुका हूं, और मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि ये एक बात पूरी दुनिया को समझनी होगी कि ईरान जो है वो इस तरह हथियार नहीं डालेगा। ईरान ने सख्तियां सह ली, ईरान ने पाबंदियां सह ली, ईरान ने तो सारा कुछ सह लिया, तो ईरान के पास अब कुछ नहीं इसके सिवा कि वो। फिर आप ये समझते हैं ईरान की, आप ये समझते हैं इजराइल की ये गलती एक और एटमी ताकत को उभार कर सामने ले आएगी? 100%। देखिए इसराइल की ये गलती जो है उसने एक डिक्लेयर्ड, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपको पॉइंट सामने आया। कता कलामी की माजरत चाहूंगा। हामिद खान अल-मशरिकी साहब, अब्दुल्ला हमीद गुल का बहुत शुक्रिया। शाम साहब हमारे साथ शो में मौजूद रहेंगे। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। अब आगे क्या होगा? ईरान रिटेलिएट करेगा या फिर ईरान सिफारतकारी के थ्रू मामला को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा? कोई अरब कंट्री इस मामले में बीच में पड़ेगा? खुसूसन सऊदी अरब की जानिब से क्या कुछ किया जाएगा? क्या उन्होंने शदीद मजम्मत तो कर दी है, लेकिन क्या फोर्सली भी वो चाहेंगे कि जंग आगे ना बढ़े? रीजन में जो आग इस वक्त फैलती चली जा रही है, इसको रोकने के लिए कौन आगे आएगा? इस पर आप प्रोग्राम में बात कर रहे थे। जाहिर शाह शिराजी साहब ने भी हमें शो में ज्वाइन किया। शामुल साहब ऑलरेडी हमारे साथ शो में मौजूद हैं। शाम साहब, आप अब क्या समझते हैं? जो इसराइल का जंगी जुनून है वो तो रुकने का नाम नहीं ले रहा है नेतन्याहू का। अरब ममालिक का किरदार अब आप इसमें किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि बहुत अच्छे ताल्लुकात तो ईरान के हैं नहीं किसी भी अरब कंट्री के साथ, तो आप क्या समझते हैं? फिर भी अरब कंट्रीज तो ये नहीं चाहेंगे कि रीजन के अंदर आग मजीद फैले। देखें, अरब ममालिक में तो माजरत के साथ जवाब, वहाँ पे तो सारी इसराइल फ्रेंडली रजीम्स हैं। वो तो आपको याद है कि ये जो 7 अक्टूबर 2023 का हमास ने हमला किया था, वो तो जो ख़बरें आई थी वहाँ तो सुना था। ख़ास तौर पे सऊदी अरब, यूएई, कतर ने बड़ी नाराज़गी का इज़हार किया था। उसकी वजह ये थी कि देवर क्लोज टू रिकगनाइजिंग इसराइल। यूएई तैयार था, उसके बाद सऊदी अरब ने करना था। तो वो तो छोड़ दें कि उनका रिएक्शन क्या होगा, वो तो ज़ाहिर सी बात है अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। उम्मा तो अब ऐसे ही रह गए, OIC बस रह गया। अब सवाल ये है कि जो लोग सब क्वार्टर में पूछ रहे हैं इंटरनेशनल सतह पे, वो ये है कि जी आर्टिकल 51 UN का इजाज़त तो देता है कि आप कोई मुल्क आप पे हमला करे तो आप उसका जवाब दें, लेकिन फिर अगला सवाल ये है कि जी आप उसका जवाब क्या दे सकते हैं? अभी आप देख लें, जवाब जो आपने देना होता है, कहते हैं ना पहले हाथ ही होता है। अभी तक तो आपने देखा 100 से ज़्यादा ड्रोन मारे, एक भी जगह भी जो है ना वो उन्होंने सारे के सारे आपने देखा कि उसको रोक लिया। अब सवाल ये है कि क्या ये इतना डेंजरस लेवल पे एस्केलेशन जो हो रही है, इसको कोई रुकवा सकता है? अपेरेंटली बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि इसराइल कह रहा है जवाब के इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान का हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, और साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि जी अभी तो पहला फेज़ शुरू हुआ है, अब तो कई हफ्ते ये हम इसको चलाएँगे, और ये है कि इसको मंतकी अंजाम तक लेके जाएंगे। तो बज़ाहिर तो लग रहा है कि जो इजराइल कर रहा है वो अपने सारे मामलात को मंतकी अंजाम तक लेके जाएगा, और राइटली और रॉन्गली, विटिंगली और विटिंगली अमेरिका की बड़ी टेस्टेड सपोर्ट उनको भी हासिल है। अब सवाल ये है कि क्या ईरान के पास क्या ऑप्शन है? बज़ाहिर तो लगता है ऑप्शन उनके पास इतने नहीं हैं। मेरा अपना ख्याल है ज़ाती तौर पे, एक आम सिटीज़न के तौर पे, सहाफ़ी के तौर पे, उन्हें चाहिए कि अपने आप को बचा लें। अभी देख लें, हमारे एक यहाँ पे लीडर बैठे हुए हैं जेल में, उन्होंने अपने आप को तबाह कर लिया, अपनी ज़िद और घमंड की वजह से अपनी पार्टी तबाह कर ली। इसी तरह ईरान की लीडरशिप भी यही कर रही है। भाई बाज़-औक़ात आपके पास ऑप्शन नहीं होते कि आप अपनी बात बनवा सकें, तो बेहतर यही है कि थोड़ी देर के लिए आप ठंडे करके खा लें उसको। अभी अगर आप कहें कि जी हमने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम, जो बहुत सारे लोग कहते हैं 60% उनका एनरिचमेंट हो चुका है, यूरेनियम का कुछ कहते हैं जी 90% हो चुका है, अब्दुल्ला गुल कह रहे थे कि जी वो तो तकरीबन उन्होंने बना ही लिया है, ये कोई वेरीफाई नहीं कर रहा। हाँ, एक बात जो वेरीफाई दुनिया के सारे अदा कर रहे हैं वो ये है कि इजराइल के पास 80 से 300 जो है वो न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं।
तो वो तो अब आपको पता है अनडिक्लेयर्ड एक न्यूक्लियर पावर है वो। तो अब सवाल है कि ईरान तो बिगनिंग में है ये सब कुछ करने की, लेकिन हर दरमी की वजह से मेरा ख्याल है उनकी बात सुनी नहीं जा रही। पहला काम तो नहीं है। अच्छा साहब, मुझे आगे बढ़ना है, जाहिर शाह शिराजी साहब को भी डिस्कशन में इन्वॉल्व करना है, लेकिन मैं चाहूंगा पहले आप ये बताएं अपने आप को बचाने का रास्ता क्या हो सकता है। आप कह रहे हैं खामोश रहें, बस जवाब ना दें, पब्लिक प्रेशर को बेयर कैसे करेंगे? देखें, ये कोई नहीं कह रहा कि जवाब ना दें। आपको मैं बता रहा हूँ 51 आर्टिकल कहता है यूएन का कि जवाब दे सकते हैं, लेकिन अगला सवाल है कि आप क्या जवाब दे सकते हैं। देखिए ना, आपके पास टेक्नोलॉजी क्या है, सिवाय इसके कि आप कुछ लोग क्लेम करते हैं कि बॉम्ब बना लिए, कुछ कहते हैं अभी नहीं है। बाकी उनके पास डिफरेंट किस्म का असला है, रशिया ने भी दिया हुआ है। इसी तरह से कुछ चाइनीज़ असला है, कुछ पुराना अमरीका का असला है। लेकिन यह कि अभी तक हमने देखा कि जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं या पिछले 2-2.5 सालों में, जिस तरह आप देख लें शाम के साथ, तो जिस तरह न्यूट्रलाइज उन्होंने ईरान को शाम को कर दिया है अमेरिका ने और इजराइल ने मिलकर। लेबनान में बुरा हाल है, सीरिया में देख लें, यमन में देख लें, तो बहुत कमज़ोर पोजीशन में है इस वक्त ईरान। वो नहीं कुछ बड़ा ऐसा कर सकता कि इजराइल को कोई नुकसान पहुंचा सकता है। काश, हमारी तो ख्वाहिश है, हमारा तो दिल चाहता है मुसलमान के तौर पे कि वो करे। ये जो आज उनके बच्चे मारे गए हैं, वहाँ जो लोग शहीद हुए हैं, ये सब बड़ी परेशान कुन सूरत हाल बता रही है। लेकिन अगली बात तो भी है ना कि अक्ल शोर भी तो जवाब कोई चीज़ है ना। आपको सफारतकारी करनी पड़ती है, भले सफारतकारी को आप जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा साहब का पॉइंट है, जाहिर शाह शिराजी साहब को भी डिस्कशन में इन्वॉल्व कर लेते हैं। जाहिर साहब, वेलकम टू द शो। ये जो छोटी छोटी झड़पें इस वक्त दुनिया में चल रही हैं, क्या ये बड़ी आग के खदशे का इजहार कर रही है? कोई खुदा ना खास्ता दुनिया वर्ल्ड वॉर के धाने पर तो नहीं? लेकिन मेरे ख्याल में जिस किस्म का एग्रेशन है, चाहे जो भी ताकतवर हुकूमतें हैं, चाहे वो इसराइल है, अमेरिका है, रशिया है, वो बाय फोर्स कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपने देखा कि इसराइल की इतने वक्त की बमबारी और तबाही जब गजा और रफा में हुई तो हमास को कितना न्यूट्रलाइज किया, बल्कि उन फलस्तीनियों का अब भी रिजॉल्व आपको हाई नजर आता है। अगर आप ईरान की बात करें, जैसे शाम साहब डिस्कशन में शायद उसको जरा ऐड करूं, अभी अभी आप देख रहे हैं कि अमेरिकन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, CNN और दूसरे, कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने कॉल की है नेतन्याहू को और उन्हें डायरेक्टिव दी है, बल्कि वार्न किया है कि आप गजा की जंग को फौरन वाइंड अप करें, साथ साथ आप ईरान पे हमलों को जो है ना वो बार बार उसका जिक्र करना बंद कर दें। तो मेरे ख्याल में शायद इंटरनेशनल लेवल के ऊपर चीज़ें जो है वो जा रही हैं, और ख़ासतौर पर ईरान के हवाले से शायद ये मैसेज दिया गया है कि अब ईरान तैयार होगा बातचीत करने के लिए, और जो हम उनको इंगेज करें अपनी न्यूक्लियर इनरिचमेंट को डिफ्यूज करने के लिए, उसके हवाले से शायद बात हो। इम्पोर्टेंट क्या है मेरे ख्याल में, जैसे शाम साहब ने कहा कि ईरान के पास ऑप्शन क्या है। ईरान चाइना का बड़ा अच्छा दोस्त है, लेकिन आज तक शायद वो टेक्नोलॉजी उनसे हासिल नहीं कर सका जो कि आज उसको डिफेंसिव पे इसराइली हार्ड ड्रोन्स को जो है वो टारगेट कर सकती। दूसरा, आप देखें रशिया के करीब है ईरान, लेकिन इसके बावजूद हम नहीं देख सकते कि रशिया जो है ओपनली उसके साथ खड़ा है, या रशिया से वो तमाम टेक्नोलॉजी ईरान ने हासिल की है। बेशक वो अपने लेवल के ऊपर यूरेनियम इनरिचमेंट की बात करें, जैसे नाटेंस का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको टारगेट किया गया, लेकिन बड़ी टेक्निकल चीज ये है कि बुशीर का जो उनका न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसमें अभी भी रशियन साइंटिस्ट मौजूद हैं। तो मेरे ख्याल में इसराइल ने कोशिश नहीं की कि उस फैसिलिटी को टारगेट करें। इंटरनेशनली शायद ईरान के ऊपर प्रेशर बढ़ाने के लिए और एक लिहाज से इसराइल के जो एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन है उनको आगे ले जाने के लिए ये स्ट्राइक की गई है। दूसरी तरफ आप देखें, कम से कम 5-6 शहरों में बल्कि 100 टारगेट्स को इसराइली क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने हिट किया है। अब आप देखें 200 के करीब अगर जहाज आते हैं, वो किसी की एयर स्पेस तो उन्होंने इस्तेमाल की है, चाहे जॉर्डन की है, चाहे वो इराक की है। तो इसका मतलब तो ये है कि तमाम ममालिक इसराइल के साथ है इनडायरेक्टली। अब ईरान के पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ये है कि या तो वो इस जंग को फैलाएगा और अमेरिका और उसके इत्तेहादियों, जिसमें UAE भी है, जिसमें कतर भी है, जिसमें सऊदी अरेबिया भी है, जैसे कि हमने देखा इराक ईरान जंग में इन तमाम मुल्कों को टारगेट किया गया। लेकिन अब आखिर यही सवाल पैदा होता है कि अगर इस जंग को फैलाया जाए, अरब ममालिक अब तो कंडेमनेशन कर रहे हैं, कतर भी कंडेम कर रहा है, UAE ने भी कंडेम किया, सऊदी अरेबिया ने भी किया, पाकिस्तान ने भी किया, सिर्फ मजम्मतें हैं, चाइना की जानिब से भी मजम्मत हुई, दोनों को जो है रिस्ट्रेन करने का कहा। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी अगर देखें, मेरे ख्याल में दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट कि ईरान के साथ क्या हो रहा है। अब ईरानी लीडरशिप को सोचना होगा क्या है उनकी कैपेबिलिटी है या नहीं है। मैं तुशाम साहब की बात को सेकंड करूंगा कि उनकी इतनी कैपेबिलिटी नजर नहीं आती। आप मीलों दूर से अगर ड्रोन्स भिजवाते हैं, क्या आपकी एयरफोर्स के अंदर इतनी जो है वो ताकत है कि वो जाके इसराइल को स्ट्राइक कर सके? क्योंकि ईरान ने हमेशा प्रॉक्सीज के थ्रू जंग लड़ी है, चाहे हमास के थ्रू थी या हिजबुल्लाह के थ्रू थी या लेबनान के अंदर हुतीज जो है ना उनको सपोर्ट करके। अब उनके पास वो प्रॉक्सीज नहीं रही, तो क्या डायरेक्ट जंग कर सकता है? क्योंकि देखें, इस वक्त आखिरी बात मैं करना चाहूंगा, जंग बड़ी नॉन कन्वेंशनल हो गई है। अब कम्बैट जोन्स नहीं है, आप एक दूसरे के ऊपर
ओवररेट नहीं कर सकते, बल्कि आप मीलों दूर रह के हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। अब कोई ये भी नहीं कह सकता कि जो इजरायली एयरफोर्स के तैयारे थे वो कितना अंदर आके उन्होंने स्ट्राइक किया है। अब सवाल यही पैदा होता है कि अगर दूर से किया है तो मीन्स के इजराइल इस वक्त उनसे ज्यादा इफेक्टिवली अपने असले को भी इस्तेमाल कर रहा है, अपने टेक्नोलॉजी को भी इस्तेमाल कर रहा है। ईरान के पास अगर टेक्नोलॉजी नहीं है तो खाली बॉम्ब जो है वो, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की बात मुझे याद आई कि उन्होंने जब पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर से कहा कि जी बम तो हमने बना लिया है, लेकिन उसको ले जाने के लिए हमें हतफ गोरी और इस टाइप के मिसाइल चाहिए। अगर वो मिसाइल सिस्टम भी उनके तबाह हुए, तबरेज में जो है पूरा एयरपोर्ट क्लेम किया जा रहा है कि तबाह हुआ। बेशक मीडिया वॉर भी है, जो चीजें हमारे पास पहुंच रही हैं ज्यादातर वेस्टर्न मीडिया के थ्रू है। ईरानियन मीडिया फिलहाल उनका भी स्टेट मीडिया जो है काफी कॉशियस है, चीजें नहीं बता रहा। तो अब देखना ये होगा कि ओवरऑल डैमेज हुआ कितना है। लेकिन ऑब्वियसली अगर ये जंग फैलती है, इसके अंदर आपके मिडिल ईस्टर्न ममालिक भी आएंगे, और ईरान के पास ऑप्शन इस जंग को रोकने का यही है कि वो अमेरिकन इंटरेस्ट को हिट करे, जो इर्द गिर्द अमेरिकन एलाइज हैं इसराइल को सपोर्ट करें, उनको हिट करें, तो ये वाहिद तरीका हो सकता है। लेकिन उस सूरत में फिर आप जैसे बात कर रहे थे कि जंग जो है फैलेगी, इसके अंदर ये वाहिद तरीका हो सकता है, अदरवाइज जंग फैलेगी। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे अचाम साहब का, मैं इस पर जवाब लेना चाह रहा था, उस वक्त फिर ब्रेक आ गई। अचाम साहब, मैं जाहिर साहब शिराई साहब आपसे भी इसका जवाब लेना चाहूँगा। पहले अचाम साहब की तरफ आता हूँ। अचाम साहब, चीन और रशिया, जैसे मशरक़ी साहब और अब्दुल्ला हमीद गुल साहब कह रहे थे कि इस कॉन्फ्लिक्ट में पड़ सकते हैं, आपको लगता है वो इस कॉन्फ्लिक्ट में पड़ेंगे, चाइना या रशिया? देखिए, मैं अगर आपकी बात को समझ पाया हूँ, आपके सवाल को, तो मुझे जो लग रहा है, देखें अभी एक तो मार्को रूबियो जो वज़ीर ख़ारजा हैं अमेरिका के, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा है कि ये यूनिलैटरली फ़ैसला इसराइल का, हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं। अगरचे मैं इस बात को नहीं मानता, लेकिन फेस वैल्यू पे आपको सफारतकारी की ज़ुबान में ये बातें सुननी पड़ती हैं। और दूसरी तरफ जो उन्होंने, अमेरिका ने बाकायदा तौर पे ये बड़ा आज कह दिया है, और बहुत खौफनाक बात की है जवाब उन्होंने, कि अगर ये जो ईरान कहता है कि जी हम मशरिक़ वस्ता में ईरानी जो अमरीकी तनसीबात हैं इराक़ में, कतर में, उनको हमले का निशाना बनाएंगे, तो इस पर बड़ी शदीद किस्म की उनकी वार्निंग दी गई है। और ये डायरेक्ट मेरा ख्याल अगर खुदा ना खास्ता अगर ऐसा होता है तो अमेरिका जो नहीं भी कूदा तो वो जंग में कूदेगा। उन्होंने कहा कि इसका बड़ा खौफनाक और भरपूर हम जवाब देंगे, अमेरिका ने कह दिया। तो जाहिर सी बात है उस लिहाज से भी ऑप्शन जो है ना वो कम से कम होते चले जा रहे हैं। देखिए क्यों डिसीजन मेकिंग का पैरालिसिस है वहाँ पे तेहरान में, क्या वजह है कि पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप और साथ साथ जो ज़्यादा अहमियत वाली है रिलीजियस लीडरशिप, वो उनको इस बात का इदराक क्यों नहीं हो रहा कि अपना नुकसान आपने अभी करके देख लिया। पिछले 2-2.5 सालों में जो उनका हाल हुआ है, शदीद आइसोलेशन का शिकार है इस वक्त का, जिसको कहते हैं ईरान, उसके आप देख लें इस्लामी मालिक के साथ भी इतने ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। हमारे कॉन्टेक्स्ट में भी हमें शिकायत रहती है कि कुलभूषण जो है वो ईरान से आया था, और दहशतगर्दी के हवाले से हमारे कंसर्न रहते हैं बलूचिस्तान में किस तरह वहाँ पे कौन उनको सपोर्ट कर रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये जिसको कहते हैं सोल सर्चिंग का वक्त है, उन्हें देखना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। और मेरा अपना ख्याल है जवाब कि ये जिस तरीके से ये डेंजरस लेवल पे एस्केलेशन हो रही है, ये यहाँ पे अगर सेंस प्रिवेल नहीं करती जो ईरानी लीडरशिप में, तो मेरा ख्याल है बहुत बड़ा नुकसान उनका हो सकता है। देखिए वो कहते हैं, बाज़त के साथ कहा जाता है ना कि बुरे वक्त में गधे को भी लोग बाप बनाते हैं। ये ऐसे नहीं कहावतें बनी हुई। देखिए ना, जब आप मुसीबत में फंस जाएं, और एक वो ये भी बात कही जाती है कि आपका हाथ अगर बड़े पत्थर के नीचे आ जाए तो आप उसको खींचने की कोशिश करेंगे तो ज़ख्मी हो जाएगा, तरीके से हाथ आप अपना निकालते हैं। तो इस वक्त सफारतकारी की ज़ुबान ये कहती है, और इस वक्त जो सिचुएशन जितनी सीरियस हो चुकी है और ईरान के ख़िलाफ़ सारी चीज़ें जा रही हैं, भले ईरान का मौक़िफ़ 101% ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि अनप्रोवोक्ड हमला किया गया, इंतहाई जिसको कहते हैं कंडम किया जाए, जितना कम किया जाए कम है, उनका कोई कसूर नहीं है। लेकिन बात यह है कि जो डेटरेंस लेवल उन्होंने अपना इस्टेब्लिश किया था, वो उन्होंने नारे लगा लगा के मेरा ख्याल है उसको ख़राब कर दिया। आज उसको जिसको कहते हैं उसको अब लोग मानने के लिए तैयार नहीं। अभी लोग समझ रहे हैं। अभी देखें कल जो आपने इंटरनेशनल एनर्जी कमीशन ने जो बिल्कुल ठीक है नारे लगा लगा के मामला ज़्यादा ख़राब किया। जाहिर शाह शिराजी साहब, आप समझते हैं चीन और रशिया इस कॉन्फ्लिक्ट में पड़ेंगे जिस तरह नए ब्लॉक दुनिया में रीअरेंज हो रहे हैं? देखिए मेरे ख्याल में ईरान जिस तरीके से प्रोपेगेंडा करता रहा है अपनी ताकत का, रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का, फिर पासदाराने ईरान का, हमने देखा कि बहुत सारे ईरान के अंदर खुद स्पाइंग नेटवर्क्स मौजूद रहे, इजराइल के, अमेरिका के, और जिन्होंने उसके अंदरूनी जो सिस्टम था उसको बड़े बुरी तरह डैमेज किया है। लेकिन एक चीज़ में बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर ईरान जंग करता है या नहीं करता, ईरान की न्यूट्रलाइजेशन इजरायली एक्सपेंशनिस्ट प्लान और अमेरिकी एक्सपेंशनिस्ट प्लान का एक हिस्सा है, और मैं नहीं समझता कि उसको किसी तरीके से रोका जा सकता है। अगर ईरान मान भी जाता है
फिर भी उस पर ऐसे पाबंदियां होंगी, ऐसी चीजें होंगी कि वो न्यूट्रलाइज रहेगा। अब ले दे के अगर मुल्क को तबाही से बचाना है वो एक अलग सूरत हाल है, क्योंकि अमेरिकन ने वार्निंग दी है कि वो ऑयल रिफाइनरीज को भी टारगेट करेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ईरान के पास डू एंड डाई वाला मामला है। अगर वो सबड्यू करता है और उनके शराइत के ऊपर जंगबंदी की तरफ जाता है तो फिर भी मेरे ख्याल में ईरान की दबाई है। हाँ, एक आखिरी ऑप्शन है जो बड़ा खतरनाक हो सकता है अगर ईरानी लीडरशिप उसके ऊपर जाती है, और वो है अमेरिकन अलाइज और अमेरिकन इंटरेस्ट को हिट करना। मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा मैसेज होगा, क्योंकि हमने देखा यूक्रेन एक बहुत छोटी सी ताकत थी लेकिन उसने रशिया को हिला के रख दिया। मेरे ख्याल में अमेरिकन जितनी बड़ी बातें करते हैं, हमने देख लिया कि अफगानिस्तान के अंदर वो हार के भागे हैं, वो इराक के अंदर हार के भागे हैं। तो मेरे ख्याल में जो मिथ क्रिएट की गई थी वो भी इतनी ताकत की जरूर होगी, लेकिन शायद अमेरिका भी इतनी बड़ी जंग को अफोर्ड नहीं कर सकता अगर ईरान टारगेट करना शुरू कर दे कतर को, बिल्कुल ऐसी सऊदी अरेबिया को। प्रोग्राम का वक्त हुआ, खतर कलामी की माजरत चाहूँगा। ज़ाहिर शाह शिराजी साहब, शामुल अक्सा हमारे साथ, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इजराइल ने एक नई जंग की शुरुआत की है। अब अमेरिका ने इसमें मदाखलत तो की है इस जंग को रोकने के लिए, लेकिन ईरान रिटेलिएट ज़रूर करेगा और ये बात तय है कि ये जंग इतनी जल्दी रुकने वाली नहीं है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।